Hello student, welcome you all to a free learning platform CVT India powered by Let's Study India. Myself सुभाषी और हम बात कर रहे हैं हमारे बायो की चैप्टर की जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अगर एक शॉर्ट टर्म रिवीजन की बात करें तो हमने पिछले लेक्चर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें आपने पढ़ा था कि माइक्रोब्स कैसे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया में यूज हो रहे हैं, कैसे मेडिसिन यानी एंटीबायोटिक्स के टर्म में यूज हो रहे हैं। ठीक है, और आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट या तो माइक्रोब्स के नाम पूछेंगे या वो किस फैमिली या किस पर्टिकुलर फाइलम से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका लैक्टोबैसिलस एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है। एसिटिक एसिड हम या साइट्रिक एसिड हम किस पर्टिकुलर चीज से पा सकते हैं, तो हमने वहां पे भी देखा था, ठीक है। और आपका ऐसे ही ब्यूट्रिक एसिड कैसे पा सकते हैं, तो ये सारी चीजें यानी पर्टिकुलर आप केमिकल किस पर्टिकुलर आप बैक्टीरिया या माइक्रोब से पा सकते हो, वो सारे टर्म्स हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, अलेक्जेंडर ने नॉर्मली उन्होंने ऐसा कुछ सोच के नहीं डिस्कवर कर या नाम रखा था, एक्चुअल में उनको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। वो तो बाद में हमारे अर्नस्ट और फोरैड वाले जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने क्या किया कि इन दोनों को बेसिस पे बताया कि नहीं, एक्चुअल में ये जो पेनिसिलिन है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एंटीबायोटिक की तरह, क्योंकि वहां पे वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रहा था। आज उन्हीं टर्म्स को आगे बढ़ाते हुए हमें बात करना है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। कर हमने बात की थी कि माइक्रोब्स कैसे बायो कंट्रोल एजेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जो हमारी आपकी लेडी बर्ड थी, उनकी वो किसके लिए बेसिकली एजेंट थी, किसको कंट्रोल कर रही थी, एफिड्स को कंट्रोल कर रही थी। सिमिलरली हमारी जो ड्रैगन फ्लाई थी वो किसको कंट्रोल कर रही थी, मॉस्किटो को कंट्रोल कर रही थी। तो ऐसी अलग अलग एंजाइम या अलग अलग आपके माइक्रोब्स या एनिमल्स कैसे दूसरे एनिमल्स को कंट्रोल कर रहे वो भी हमने देखा था। और आपको बायोटेक वाले चैप्टर में याद होगा तो बीटी कॉटन के बारे में हमने डीपली डिस्कस किया था, उसका भी एग्जाम्पल देखा था। तो इसका ये मतलब नहीं है कि चैप्टर के आगे बढ़ते रहो तो आप पीछे का चैप्टर भूल जाओ, नहीं, पीछे का चैप्टर हर दूसरे तीसरे दिन बाद आप रिवाइज किया करो, ठीक है। क्योंकि कब कैसे मैच करके किस टाइप के क्वेश्चन बन जाए वो आपको भी नहीं पता, इनफैक्ट किसी को नहीं पता। वो तो एग्जामिनर का सेट ऑफ माइंड होता है ना कि वो कैसे क्वेश्चन बना के आपको एग्जाम में दे दे। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर तभी हो पाओगे आप जब आपको सारी की सारी चीजें याद होंगी, ठीक है। हमने बताया कुछ चीजें जो याद करने वाली उनको तो याद करना ही है, अब डेट और नाम उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो चीज आपको समझनी है वहां पे समझते हुए चीजों को याद करना है। तो माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे यूज हो रहे हैं वो जानिए आप। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट enrich the nutrient quality of the soil. The main sources of biofertilizers are bacteria, fungi and cyanobacteria. ये लाइन याद रखना, बायो फर्टिलाइजर्स के जो मेन कंपोनेंट है या जो मेन सोर्स हैं उनमें तीन लोग आ रहे हैं। कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। प्रोटोजोआ या अदर कोई चीज यहाँ पे पार्टिसिपेट, वो भी माइक्रोब्स हैं, लेकिन वो बायो फर्टिलाइजर के टर्म में यूज नहीं की जाती। जो मेन सोर्स है वो किसके बने होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। नाम में ही है इसका बायो फर्टिलाइजर, यानी फर्टिलाइजर हम किसके टर्म में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के टर्म में, ठीक। अब आप कहोगे मैम ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे बायो फर्टिलाइजर का काम करते हैं। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये डायग्राम, तो यहाँ पे आपको शायद जान के हैरानी होगी कि प्लांट जो होते हैं, इनफैक्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा है जब आपको फोटोसिंथेसिस एंड मिनरल एंड न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर था वो पढ़ाया गया था प्लांट फिजियोलॉजी का, तो वहाँ पे ये चीज़ें बताई जाती हैं कि प्लांट जो है उनको नाइट्रोजन की बेशक ज़रूरत है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं या अमोनिया के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। वो नाइट्रोजन के कंपोनेंट यानी कॉम्प्लेक्स को लेते हैं, एग्जैक्टली नाइट्रोजन वो कभी नहीं ले पाएंगे। तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज और फंजाई या साइनोबैक्टीरियाज होते हैं जो इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट या अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, देन प्लांट को भेजते हैं। तो कर दिया ना बायो फर्टिलाइजर का काम। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में आपको पढ़ना है राइजोबियम के बारे में। इस बैक्टीरिया को इतनी काम की बैक्टीरिया क्यों माना गया है, क्योंकि ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करती है लेगुमिनस प्लांट के साथ, ठीक है। किस लिए, नाइट्रोजन लेवल को इंक्रीज करने के लिए, ठीक। राइजोबियम क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन यानी मेल जोल का काम करती है।
तुम बदले में हमें कुछ दो, हम बदले में तुम्हें कुछ देंगे, ठीक है। लेन देन वाला सिस्टम चलता है। किसके साथ? स्पेशली सिर्फ और सिर्फ लेग्यूमिनस प्लांट के साथ, हर प्लांट के साथ नहीं। जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं सिर्फ और सिर्फ उनके साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है हमारे, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन कभी नहीं ले सकते, तो क्या होगा, वो उस लेग्यूमिनस प्लांट को नाइट्रोजन लेगा, नाइट्रोजन लेके क्या देगा, नाइट्रेट या नाइट्राइट के फॉर्म में प्लांट को दे देता है, जिससे प्लांट के अंदर नाइट्रोजन लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। ये आपको ये नोड सा दिख रहा है ना हर जगह, यही है वो पर्टिकुलर जगह जहां पे हमारे राइजोबियम ग्रो कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा अजोस्पाइलम एंड एजोटोबैक्टर, ये दोनों बैक्टीरिया हैं। ये बैक्टीरिया के बारे में एक चीज याद रखना कि ये कैसे है, फ्री लिविंग है। ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन कभी नहीं शो करते, लिव इन सॉइल एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द ऑर्गेनिक फॉर्म। नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? एजोस्पाइलम एंड एजोटोबैक्टर। ये दोनों क्या हैं? बैक्टीरिया हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर से ये क्या कर लेंगे, नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में चेंज किया यानी अमोनिया में, अमोनिया से अमोनियम में, अमोनियम से नाइट्रेट में, नाइट्रेट से नाइट्राइट में, ऐसे करके कन्वर्ट करते जाएंगे और प्लांट को सप्लाई कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा फंजाई, क्योंकि तीन ही ऐसे कंपोनेंट है जो बायो फर्टिलाइजर में यूज हो रहे हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई एंड तीसरा है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फंजाई में याद रखिए माइकोराइजा, माइको का मतलब क्या है? फंजाई, राइजा का मतलब है रूट, तो यानी ये क्या है? सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ एंजियोस्पर्मिक प्लांट टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए माइकोराइजा का हेल्प लेते हैं, लेकिन स्पेशली कौन से प्लांट में? एंजियोस्पर्मिक यानी फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। मेनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा दो लोगों से बना है, एक क्या है? फंजाई है और दूसरे क्या है? रूट है। रूट किसका? एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, ठीक है। फंजाई प्लस रूट इज इक्वल टू माइकोराइजा। तो इसमें जो फंजाई है, फंजाई किस जीनस से आया है? ग्लोमस जीनस से आया है, ठीक है, ये चीज याद रखना। फंगल सिम्बियोट इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम सॉइल एंड पासेस इट टू द प्लांट। ये क्या करते हैं? जो फंगल वाला पार्ट है, ठीक है, ये फंगल वाला पार्ट क्या करता है? सॉइल से फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर देता है। प्लांट हैव सच एसोसिएशन शो अदर बेनिफिट्स आल्सो सच एज रेजिस्टेंस टू रूट ब्रोन पैथोजन, ठीक है, जिसकी वजह से इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि फंजाई उसके रूट के पास ही होती है, तो कोई ऐसी खास उनको बीमारी उनके रूट रीजन में, या आप कह सकते हो रूट ब्रोन पैथोजन उनके रूट एरिया पे कभी ग्रो नहीं कर पाते। क्यों नहीं ग्रो कर पाते? क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। आज उनके रूट पे क्या है? अगर मान लो ये रूट सिस्टम है तो उनके रूट पे क्या है? रूट पे ये फंजाई ग्रो कर रहा है। अब जहाँ पे फंजाई ग्रो कर रहा है वहां पे अदर कोई पैथोजन ग्रो कर ही नहीं पाएगा, तो फाइनली वो सेफ हो गए किसी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक। टॉलरेंस टू द सैलिनिटी एंड ड्रॉट, और इनके अंदर इस माइकोराइजा की वजह से क्या होता है कि प्लांट की टॉलरेटिंग करने की कैपेसिटी अगेंस्ट किसके? सॉल्ट या ड्रॉट, यानी सूखा पड़ने से या बहुत ज़्यादा अगर सॉल्टी एरिया में वो है तो उस दोनों की बेसिस पे क्या हो जाता है? इनकी टॉलरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये है आपका वो पर्टिकुलर डायग्राम जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है? ये फंजाई है जिसके हाइफी वगैरह, माइसिलियम वगैरह क्या हुए? ग्रो किए हैं, और ये किसके साथ जुड़ गए हैं? प्लांट के रूट के साथ। ये क्या करेंगे? अब प्लांट सॉइल से क्या करेंगे? प्लांट को फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करके देंगे, ठीक है। तो इसी तरह जैसे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं हो पाता, वैसे डायरेक्ट फॉस्फोरस भी कुछ प्लांट में नहीं हो पाता, तो उनके लिए किसी अदर प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ती है। बदले में आपको ये चीज़ भी समझना है, ये तो अपना काम किए, बदले में प्लांट इनको क्या देगा? खाना बना के देगा। जब भी फंजाई, जैसे लाइकिन का एग्जाम्पल है, ठीक है, लाइकिन एल्गल और फंजाई के बीच का एसोसिएशन है, ठीक है, तो वहां पे भी क्या करता है? लाइकिन न्यूट्रिएंट देता है, लेकिन बदले में एल्गी उसको क्या देता है? सॉरी, फंजाई जो होता है वो न्यूट्रिएंट ला के देता है एल्गी को, और बदले में एल्गी क्या करता है? खाना बना के देता है, क्योंकि प्लांट सिर्फ एक ही काम कर ही सकते हैं, वो है खाना बनाना, वो है ऑटो न्यूट्रिएंट
या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होते हैं, तो वो खाना बना के सप्लाई करने का काम सिर्फ करते हैं, ठीक है। बदले में न्यूट्रिएंट लाना, रॉ मटेरियल लाना, ये सब जो फंगल ग्रुप होते हैं वही करते हैं। अगला है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल एनाबिना, नॉस्टैक और ऑलिस्ट्रेरिया आर द ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स फाउंड इन द एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। आपके साइनोबैक्टीरिया में 3 एग्जाम्पल याद करना है, एनाबिना, नॉस्टॉक एंड ऑलिस्ट्रेशिया, ठीक है। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों प्लांट को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके देते हैं और ये तीनों कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑब्वियस सी बात है, बैक्टीरियल ग्रुप है, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। इन पैडी फील्ड दीज ऑल्सो एक्ट एज बायो फर्टिलाइजर। पैडी मतलब जब धान की खेती होती है, ठीक है, उस टाइम पे ये जो आपको ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना, इसमें ये साइनोबैक्टीरिया ही है, ठीक है, जो कि सॉइल की यानी वो पर्टिकुलर पैडी एरिया में अगर वो है, ठीक है, पैडी फील्ड में, तो वहां पे क्या करते हैं, वो फर्टिलाइजर का काम करते हैं, ठीक, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने की तो जरूरत है ही। BGA, blue green algae, also add organic matter to the soil and increases fertility. साइनोबैक्टीरिया के अलावा यानी एनाबिना, नॉस्टैक एंड ऑलिस्ट्रेरिया के अलावा भी BGA भी क्या करता है, सेम काम यूज करता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करता है। इन तीनों का साइनोबैक्टीरिया के टर्म में आपको एक चीज बस याद रखनी है कि ये नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, बदले में जो BGA है वो क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, और प्लस ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को सप्लाई करता है, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपके ट्रिकी क्वेश्चन या कोई टफ टाइप के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से बनने, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ आपको ध्यान रखना है नाम, ठीक है। नाम के अलावा इस चैप्टर में कुछ ऐसा खास है ही नहीं कि बहुत दिमाग है, बहुत स्टेप लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सिंपली एक दिन आप लेके बैठो कॉपी NCERT, ठीक है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, साथ में हम तो कहते हैं लेके बैठो, जितने नाम हैं उनके आगे उनका क्या फंक्शन है, कहाँ से पाए जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख लो, ठीक है। जैसे अगर हम तुरंत बोले साइक्लोस्पोरिन A क्या फंक्शन करता था, तो आधे तो कंफ्यूज रहेंगे कि क्या करता था, लेकिन कल की क्लास में हमने बताया था कि ये क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। STP के टर्म में हमने बात की थी, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में माइक्रोब्स का यूज कहाँ कहाँ है, एनारोबिक और एरोबिक दोनों तरह के माइक्रोब्स यूज होते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन की। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो खुद ही समझ आएगा। द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली, यानी उन्होंने सोचा नहीं था, अचानक से हो गया। बाय किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में। ए के लिए देख लो, फ्लेमिंग कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब बी वाला पार्ट देखो, वर्किंग ऑन बी। बी क्या था हमारा, एक तरह का बैक्टीरिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस। अब बी में यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस है, लेकिन ए तो गलत हो गया। आपको इन दोनों में देखना है, तो ये क्या है, बी वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ पेनिसिलिन वाज डन बाय। कॉमर्शियली किसके थ्रू पाया गया था पेनिसिलिन, तो 2 साइंटिस्ट थे, एक थे अर्नस्ट चेन और दूसरे थे फ्लोरे, हॉवर्ड फ्लोरे। तो यहाँ पे देख लो, अर्नस्ट चेन भी नाम है, हॉवर्ड फ्लोरे भी नाम है। तो अब कंफ्यूजन आई, कोई ऑप्शन ऐसा तो है नहीं कि जिसमें जहाँ पे लिखा हो बोथ 2 and 3, ऐसा तो दिया नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, मोर देन 1 ऑप्शन इज करेक्ट, यानी यही ऑप्शन हमारा सही है। कोई एक तो नहीं हो सकता ना, गलती मत करके आना। मोर देन 1 ऑप्शन अगर होगा MCQ का ये मतलब नहीं है कि आपको एग्जैक्टली वही नंबर दिया रहेगा, वही नाम दिया रहेगा, वहां पे कंफ्यूजिंग नाम इसीलिए डाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर आप कर लिए, इट मीन्स आपका वो पार्ट पूरी तरह से तैयार है। मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2, ठीक है। एक है माइक्रोब, दूसरा है ऑर्गेनिक एसिड। एस्परजिलस नाइगर ये क्या करता था, ये करता था साइट्रिक एसिड को। तो ए का सेकंड कहाँ कहाँ है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब आप देख लो, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइसिलम, नाम में आ रहा है ब्यूटाइसिलम, यानी ब्यूट्रिक एसिड का काम कर रहा था। तो बी का फर्स्ट हमें हमारा सही आंसर मिल गया। पूरा भी चेक कर लेते हैं। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड का है, ठीक है।
लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड का है। तो ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ब्लैंक आर यूज इन द डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, कल की क्लास में पढ़ा है, एंड हेल्पफुल इन रिमूविंग द ऑयली स्ट्रेन फ्रॉम द लॉन्ड्री। कौन से थे? लाइपेज एंजाइम था ना, लाइपेज, लाइगेज मत लगा के आना, अच्छे से कभी कभी देखा करो ऑप्शन, स्पेलिंग का मिसप्रिंट होता है इधर उधर तो गलत करके आओगे। लाइपेज और कभी कभी यहाँ पे जी दिखता ही नहीं है, तो उस ऑप्शन में अगर ऑप्शन नंबर 1 करके आओगे तो गलत ही हो गया। इसलिए पूरे ऑप्शन हम कहते हैं बार बार पढ़ा करो, एक बार सिंपली पूरे ऑप्शन पढ़ो देन टिक करो, ठीक है। लाइपेज इज द करेक्ट वन, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द माइक्रोब विच इज द सोर्स ऑफ क्लॉट बस्टर एंजाइम। कल की क्लास में पढ़ा था साइक्लोस्पोरिन ए के बाद क्लॉट बस्टर कौन सा काम कर रहा था? वो थे हमारे स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि एक तरह का क्या है? बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड का बना रहा था, कर्ड में यूज हो रहा था। एस्परजिलस नाइगर अभी देखा हमने, एस्टिक एसिड बना रहा है। पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के टर्म में यूज हो रहा था, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बायो फर्टिलाइजर अभी का काम है। बायो फर्टिलाइजर क्या करता है? इंक्रीज द डिपेंडेंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर जब हम यूज कर रहे हैं तो बायो फर्टिलाइजर का तो काम ही नहीं होगा, गलत हो गया। आर ऑर्गेनिज दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल इज द करेक्ट वन, ठीक है। एग्जैक्ट लाइन दिया गया है एनसीईआरटी की, देख लो आप। आपको लग रहा होगा कि हम ऐसे ही बोलते हैं कि लाइन वाइज आता है क्वेश्चन, आप देख लो, अभी पढ़ के आ रहे हो ना। ऑर्गेनिज दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ऑफ सॉइल, सेम लाइन उठा के दे दिया ना। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर। बायो फर्टिलाइजर्स का मेन सोर्स क्या है? ये भी अभी डायरेक्ट पूछा गया है। बैक्टीरिया भी होता है, साइनोबैक्टीरिया भी होता है, फंजाई भी होता है, प्रोटिस्टा नहीं होता, अभी पढ़े हो। तो देख लो ए बी एंड सी, ए बी एंड सी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इन पैडी फील्ड, पैडी फील्ड में क्या ग्रो कराया जाता है? इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। अब आपको याद होगा राइजोबियम तो नहीं होता, ठीक है। वहां पे 2 चीजें होती है, या तो बीजीओ होता है या तो साइनोबैक्टीरिया होता है। साइनोबैक्टीरिया का कोई एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है क्या? एनाबीना नॉस्टॉक या ऑलिस्ट्रेशिया का नहीं दिख रहा है, लेकिन बीजीओ हमें दिख गया। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोडक्शन ऑफ बीवरेजेस एट इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज कंटेनर नोन एज। किस कंटेनर में माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता था इंडस्ट्रियल स्केल पे? तो वो था फर्मेंटर। याद आ रहा है कुछ? कल ही की लेक्चर में अभी देखा है। फाइंड द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टिल एल्कोहलिक ब्रीवरेज। इसका हमने एक ट्रिक दिया था आपको, ई वाले को हटा दो, ई को छोड़ दो, जितने आएंगे वो सारे क्या है? नॉन डिस्टिलेशन के तरीके से बनाए जाते हैं। तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें पूछा है ऑड वन। ऑड वन इसमें से अगर आप देखो तो रम, ब्रांडी और विस्की, ये तीनों ही किस प्रोसेस से तैयार किए गए हैं? विथ डिस्टिलेशन। जबकि बियर क्या है? बियर और एक और था, वो दूसरा वाला पार्ट क्या था? कुछ याद आ रहा है? बियर के अलावा दूसरा पार्ट क्या था? वो दूसरा पार्ट आप कमेंट करके बताना, ठीक है। कल ही की क्लास में हालांकि पढ़े। तो यहाँ पे ये जो बियर है ये नॉन डिस्टिलेशन से तैयार किया जाता है, ठीक है, इज द करेक्ट वन, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ऑड क्या है इसमें? ऑप्शन नंबर 2। बियर एंड वाइन था ना, अगर नहीं भी याद है तो एक बार याद कर लिया करो। बियर और वाइन दोनों क्या है? नॉन डिस्टिलेशन तरीके से तैयार करते हैं, जबकि ब्रांडी, रम एंड विस्की आपके डिस्टिलेशन प्रोसेस से तैयार होते थे। द केमिकल विच आर प्रो लाइफ विद द रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में कौन से ऐसे केमिकल है जो प्रो लाइफ की तरह यूज होते हैं? आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवर ऑफ 20th सेंचुरी, नहीं, ऐसा नहीं है। हैव रियली कंट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, रियली करते हैं क्या? कभी कभी, गलत है। आर प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स एंड एनिमल्स,
प्लांट्स एंड एनिमल नहीं, माइक्रोब्स का यूज होता है। कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इज द करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज द सोर्स ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किससे तैयार किया गया था? पेनिसिलियम से। ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन फर्स्ट पेनिसिलियम नोटेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बायोगैस कंटेन, बायोगैस में क्या पाया जाता है? अब आपको ये चीज हमने कल ही बताया था कि आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन तीनों निकलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपका मीथेन निकलता है। तो यहाँ पे मीथेन की क्वालिटी देख लो, सबसे ज्यादा कहाँ दिख रही है? 50 से लेके 70% मीथेन इज द करेक्ट वन। ठीक है, इसीलिए तो उसको मिथेनोजेंस के नाम से भी हम जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जानते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया उनको मिथेनोजेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मीथेन सबसे ज्यादा अमाउंट में निकलता है और एक्चुअल में यही फ्लेमेबल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इन बायोगैस प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ। अब यहाँ पे आएगी कंफ्यूजन। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, ऑब्लिगेट एरोब्स और डीकंपोजर्स में कंफ्यूज होंगे। ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब एरोबिक बिहेवियर वो कभी कभी करते हैं। ठीक है, मोस्टली वो किस तरह शो करते हैं? एनारोबिक की तरह। लेकिन एनारोबिक में पहला स्टेप नहीं था। अगर यहाँ पे एरोब्स की जगह आता, सिर्फ ऑब्लिगेट एरोब्स की जगह एरोब्स आता, तो शायद दोनों ऑप्शन सही होते। ठीक है, क्योंकि दोनों ही टर्म में यूज हो रहे थे। लेकिन ऑब्लिगेट का मतलब वो मैक्सिमम केस में एनारोबिक की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो एरोबिक बन रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा था आपने, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन जो है डिकम्पोजर्स, इसकी जरूरत पड़ती है डिकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर्स को। तो ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट वन। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बायोगैस प्लांट। बायोगैस प्लांट से रिलेटेड कौन सा ऐसा है जो गलत है? ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्क्रीट टैंक 10 to 15 feet deep in which bio wastes are collected and slurry of dung is fed। सही बोल रहा है, बिल्कुल सही है। A floating cover is placed over the slurry which keeps on rising, the gas is consumed in the tank। ये जो consumed word लिखा है ना, यही गलत। पूरी स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, लेकिन कंज्यूम नहीं, यहाँ पे रिलीज होगा। फ्लोटिंग कवर कब ऊपर उठती थी? जब गैस रिलीज होता था तब ना। कंज्यूम होना का मतलब अंदर जा रहा है, तो अंदर जब गैस जाएगा तो ऊपर कैसे उठेगा? ग्रेविटी के अगेंस्ट तो जाएगा नहीं वो। ठीक, गलत हमें मिल गया। और भी पढ़ लो आप। इट हैज एन आउटलेट विच इज कनेक्टेड टू द पाइप सप्लाई बायोगैस टू द नियर बाई हाउसेस। सही बोल रहा है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड एंड मे बी यूज्ड एज द फर्टिलाइजर। ये भी बात सही है। जो बची हुई स्लरी होती थी वो क्या होती थी? फर्टिलाइजर्स के टर्म में फील्ड में डाल दी जाती थी। तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूम बोला गया है। कंज्यूम की जगह अगर यहाँ पे होता रिलीज्ड तो ऑप्शन सही होता। ठीक है, लेकिन रिलीज लिखा नहीं है, इसलिए गलत ऑप्शन क्या है? यही। और जो गलत है वही हमारा क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर 2। और इसी के साथ हमारे ये पर्टिकुलर चैप्टर पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट हो गया। बहुत इजी चैप्टर है। आपने अभी तक जितने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा इजी यही है। ठीक है, अब आपको सिंपली एक चैप्टर और पढ़ना है जो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। बाकी आपकी एक यूनिट जो है जिसमें आपके ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम वगैरह पढ़ना है, वो बहुत ईजी है। एनसीईआरटी सिंपली आप अगर रीड भी करे होगे कभी तो उतने से ही आप वो चैप्टर कर ले जाओगे। ठीक है, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पिछले की सारी चीज़ें छोड़ देना। अब शॉर्ट बहुत कम टाइम बचा है, नियर अबाउट 40 डेज के आसपास। तो उस टर्म में आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, रिवीजन करो, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा फायदेमंद हो। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर चैप्टर के हम फिर से बोल रहे हैं, एक जगह कॉपी में सारे माइक्रोब्स, सारे उनके फंक्शन, कौन से माइक्रोब्स का क्या नाम था, किससे पाए जा रहे थे, ये सारी चीज़ें एक जगह लिख लो। तो रिवीजन के टाइम बहुत हेल्प होगी। उससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं इस चैप्टर से। वो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ही आपने देख लिया, सिर्फ नाम ही पूछता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।